हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिरोजपुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत जो फिरोजपुर डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह पेपर टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें यहाँ पर तो यह CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर हुआ था। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो यह अभी हाल ही में 5 जनवरी 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जो कि 25% IMQ कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो टोटल इसमें 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए जो कैंडिडेट को समय दिया गया था और पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के लिए जो प्रत्येक मार्क्स रखे गए थे क्वेश्चंस के लिए वह 1 मार्क्स के रखे गए थे, यानी टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स थे इस पेपर के लिए वो 100 रखे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम तो पूछे गए हैं हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन LHB कोच। LHB कोच के अंतर्गत कितने संख्या में ब्रेक सिलेंडर मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि हम जानते हैं कि एक एक्सल के ऊपर हमारा 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं और इसके लिए प्रत्येक ब्रेक डिस्क के लिए हमारा एक ब्रेक सिलेंडर लगा होता है। इस प्रकार टोटल कोच के अंतर्गत हमारा 4 एक्सल्स होते हैं। इस प्रकार अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा 4 एक्सल्स के लिए अगर तो 8 की संख्या में पर कोच में हमारा ब्रेक सिलेंडर निकल कर आएगा LHB कोच के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन LHB कोचेज। LHB कोचेज के अंतर्गत किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बात करें हम कि जो हमारा LHB कोचेज में जो ब्रेक सिस्टम मौजूद होते हैं वो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एट द एंड वन एंड ऑफ LHB कोच हाउ मेनी ईयर होज ऑफ ब्रेक पाइप हैज बीन प्रोवाइडेड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक एंड पर LHB कोचेज में कितनी संख्या में ईयर होज ब्रेक पाइप्स मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारा ट्विन पाइप जो कोचेज के अंतर्गत हमारा दोनों एंड पर एक हमारा FP के लिए होता है और एक हमारा BP के लिए होता है। यहाँ पर हमसे A1 एंड पर कितनी संख्या में ईयर होज ब्रेक पाइप्स के होंगे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो 1 एंड पर हमारा केवल और केवल 1 ब्रेक पाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया गया है किसी भी ऑप्शन के यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 एंड पर केवल और केवल 1 BP पाइप्स होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एट द टाइम ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर बिल्ट इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ LHB कोचेज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो जब भी हम ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं उस समय जो मैक्सिमम प्रेशर बिल्ट होता है ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत LHB कोचेज में वो कितने kg का होता है। तो जब भी हम ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं LHB कोचेज के अंतर्गत तो LHB कोचेज में जो लगे ब्रेक सिलेंडर होते हैं इनकी मैक्सिमम जो लिमिट है वह केवल और केवल 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो जब भी हम एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रेशर बनेगा वो केवल और केवल 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ही बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड इन LHB कोचेज। LHB कोचेज के अंतर्गत जो ब्रेक डिस्क प्रोवाइडेड होते हैं वो कितने संख्या में होते हैं प्रत्येक LHB कोचेज में। तो चूंकि हम जानते हैं कि ब्रेक डिस्क जो होता है वो 1 एक्सल पर 2 की संख्या में होता है, तो इस प्रकार टोटल 4 एक्सल्स तो हमारा यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 8 की संख्या में ब्रेक डिस्क प्रत्येक LHB कोचेज के अंतर्गत होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इन एलएचबी कोच ब्रेक इंडिकेटर्स आर टर्न टू रेड वेन। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो एलएचबी कोच में जो लगे ब्रेक इंडिकेटर्स होते हैं वो कब रेड कलर में कन्वर्ट होते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। चूँकि आप जानते हैं कि रेड कलर जो होता है वो केवल और केवल जब भी हमारा ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में होता है तभी जाकर यह हमें ब्रेक इंडिकेटर रेड शो करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो 4 ऑप्शन दिया गया है हमारा, इन 4 ऑप्शंस में से किन किन कंडीशन में हमें रेड आ सकता है। तो हॉट एक्सल की समस्या जो होती है वो हमारा बियरिंग से रिलेटेड है, तो यह हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंड हम बात करें ट्रेन पार्टिंग का, तो ट्रेन पार्टिंग के अंतर्गत सिंपली जो रेक्स होते हैं वो 2 पार्ट्स या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो इस केस में हमारा एयर हॉज खुलने की संभावना होता है। तो इस केस में हमारा ब्रेक जैसे ही हमारा बीपी पाइप्स का प्रेशर ड्रॉप करेंगे हमारा गाड़ी में ब्रेक अप्लाई होगा और इस दौरान हमारा जो इंडिकेटर है वो रेड कलर में शो करेगा। साथ ही साथ ब्रेक बाइंडिंग की केस में भी हमारा रेड कलर शो करेगा और एसीपी कंडीशन में जो अलार्म चेन पुलिंग होता है इस दौरान भी हमारा बीपी पाइप से प्रेशर ड्रॉप होते हैं, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो इंडिकेटर्स होंगे वो रेड कलर शो करेगा। यहाँ पर हमारा जो कंडीशन बनेगा वो 2, 3, 4 जो होगा वो 3 कंडीशन में हमारा केवल और केवल ब्रेक इंडिकेटर रेड शो करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इन एलएचबी कोचेज। यानी एलएचबी कोचेज में जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का लोकेशन होता है कहाँ पर मौजूद होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अंडर माउंटेड जो हमारा ब्रेक कंट्रोल पैनल होता है एलएचबी कोचेज के अंतर्गत वहाँ पर हमारा डीवी माउंटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ऑन ब्रेक कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डीबी सेंसिटिविटी टेस्ट इज कैरिड आउट एट हाउ मच एयर प्रेशर ड्रॉप। यानी यहाँ पर बोला गया कि जब भी हम डीबी सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं SCTR या SWTR के माध्यम से तो उस दौरान जो हम प्रेशर ड्रॉप होता है वो कितने kg तक और कितने समय में होता है, कितने दर से होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सेंसिटिविटी टेस्ट की अगर बात करें हम तो इसमें जो ब्रेक पाइप से प्रेशर हम ड्रॉप करते हैं वो केवल 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हम 6 सेकेंड तक ड्रॉप करते हैं। इस दौरान जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व लगे होते हैं वो उसको सेंस करना चाहिए और गाड़ी में ब्रेक अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग डीबी सेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड बी अप्लाइड। यानी यहाँ पर बोला गया जो डीबी हमारा है सेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान सेंस करता है और अप्लाई ब्रेक्स करते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेन व्हाट इज द BPNFP पाइप्स डायमीटर इन एलएचबी कोचेज। यानी जो एलएचबी कोचेज के अंतर्गत जो ब्रेक पाइप और फिट पाइप जो लगे होते हैं उसका व्यास यानी डायमीटर कितना होता है। तो इनका जो डायमीटर होता है वो 25 mm होता है दोनों केसों के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द BPNFP पाइप डायमीटर इन ICF BMBC कोचेज। यानी जो ICF और जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप्स के जो कोचेज होते हैं इसमें जो ब्रेक पाइप और फिट पाइप के लिए जो पाइप का डायमीटर होता है वो अभी 25 mm का ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मैनी ब्रेक इंडिकेटर्स आर प्रोवाइडेड इन ICF BMBC कोचेज। यानी जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप्स के जो कोचेज होते हैं इसमें ब्रेक इंडिकेटर्स का नंबर पूछा गया है कितने संख्या में पर कोचेज लगे होते हैं। चूँकि ICF कोचेज में किसी भी प्रकार का हमारा ब्रेक इंडिकेटर नहीं लगा होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी नील इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे LHB कोचेज के केस में अगर पूछा जाता तो LHB कोचेज में जो नॉर्मली हमारा कोच में जो होता है ब्रेक इंडिकेटर्स की नंबर्स वो 4 की संख्या में प्रत्येक कोच होते हैं।
यहाँ पर अगर बात करें कोचेज एलएचबी कोचेज के लिए, तो यहाँ पर हमारा दोनों तरफ एक एक इंडिकेटर दोनों ट्रॉली के लिए लगे होते हैं, जिसमें ग्रीन और रेड शो करता है और उसी अनुसार हम उसको दिशा निर्देश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन बीपी प्रेशर इज ड्रॉप्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कब ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप होता है एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत। तो जब भी यहाँ पर हमारा जो ब्रेक पाइप प्रेशर जो होता है वो केबल और केबल जब ड्रॉप किया जाता है, तो उस दौरान जो हमारा प्रेशर होता है एआर का, वह ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत जाता है। और यह तब जाता है जब हम बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे, डीबी हमारा सेंस करेगा, तो वहाँ पर जो हमारा डीबी के अंदर लगे हमारा जो वाल्व्स होते हैं अंदर इंटरनल वाल्व्स, वहाँ से हमारा एआर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को जाने लगते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ओनली 4 इज ट्रू। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन बीबीजेडसी ब्रेक वान्स। जो बीबीजेडसी ब्रेक वान होते हैं हमारे वैगन्स, इसमें कितनी संख्या में ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बीबीजेडसी की अगर बात करें तो इनके लिए जो वैगन कोड होता है वो 85 से डिनोट किया जाता है, और इसमें जो ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं वो केवल और केवल एक ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं प्रत्येक बीबीजेडसी वैगन्स में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी 01 की संख्या में यहाँ पर हो जाएगा कि एक की संख्या में बीबीजेडसी के अंतर्गत ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन आईसीएफ व्हेन हैंड ब्रेक्स अप्लाइड इन एसएलआर कोच ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन हाउ मेनी एक्सल्स। यहाँ पर ध्यान रखें कि जो हैंड ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो कितने एक्सल्स पर यहाँ पर ब्रेक अप्लाई होंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी एसएलआर कोच की अगर बात करें, यहाँ पर आईसीएफ मेंशन कर दिया गया है कि आईसीएफ कोच के ही जो एसएलआर कोचेज होंगे उनके लिए यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जो बीएमबीसी टाइप्स के जो हमारे एसएलआर कोचेज होते हैं, यहाँ पर 2 एक्सल्स होते हैं, प्रत्येक एक्सल के ऊपर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। और जो हमारा हैंड ब्रेक का जो वायर्स होते हैं जो हमारा कनेक्टेड होते हैं हैंड ब्रेक असेंबली के साथ, तो वहाँ पर हम जब भी वहाँ पर हैंड ब्रेक हम मूवमेंट करते हैं तो यहाँ से हमारा ब्रेक सिलेंडर को बाहर की तरफ खींचते हैं, जिससे हमारा जो एक एक्सल पर जो दोनों तरफ हमारा ब्रेक अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम एसएलआर कोच जो आईसीएफ कोचेज के होंगे वहाँ पर हम हैंड ब्रेक अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल एक एक्सल पर ब्रेक अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में किस प्रकार की कपलिंग लगा होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो एलएचबी कोचेज के अंतर्गत अगर बात करें तो एच टाइप का जो टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर होता है वो यहाँ पर फिटेड होता है, जो कि एंटी क्लाइमिंग फीचर्स के साथ आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ लोको वाइल कपलिंग विथ एलएचबी ट्रेन। जब भी एलएचबी कोचेज का अगर कपलिंग किया जाना हो तो उस दौरान जो लोकोमोटिव्स की स्पीड होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो उस दौरान जो स्पीड होगा वो 2 से लेकर 3 kmph के बीच होगा जब हम एलएचबी कोचेज की संटिंग या कपलिंग कर रहे हों। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 to 3 kmph। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ कोचिंग स्टॉक इन एम्प्टी कंडीशन। यानी खाली अवस्था में जो हमारा कोचिंग स्टॉक के जो मैक्सिमम बफर हाइट होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर बात करें हम कि जो मैक्सिमम हाइट होता है एम्प्टी कंडीशन में वो 1105 mm होता है, जो कि हमारा एम्प्टी कंडीशन में होता है। वहीं लोडेड कंडीशन में यह हमारा मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम की अगर बात करें लोडेड कंडीशन में तो यह हमारा 1030 mm होता है। चूँकि एक प्रश्न में हमसे मैक्सिमम पूछा गया था तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1105 mm इसका सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न के अंतर्गत हमारा लोडेड कंडीशन में मिनिमम बफर हाइट पूछा गया है जो कि 1030 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मच डिफरेंस इन हाइट ऑफ बफर ऑफ कपलर कोच इज परमिटेड। यानी यहाँ पर बोला गया कि कोचिंग स्टॉक में जो कपलर जो हमारा कोचेज का होता है उसमें कितने mm तक हम हाइट में डिफरेंस को परमिट कर सकते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो चूंकि हम जो दो कोचेज होते हैं या दो वैगन्स जो होते हैं हमारे जो सीबीसी के साथ आते हैं या कपलर के साथ, तो यहाँ पर हमारा जो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए वह मैक्सिमम 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं कि ड्यूरिंग कंटिन्यूटी टेस्ट इन गुड्स स्टॉक हाउ मच बीपी प्रेशर ईयर इज ड्रॉप्ड बाय गार्ड। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो कंटिन्यूटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है गार्ड या ट्रेन मैनेजर के द्वारा, तो उस दौरान जो ब्रेक पाइप से प्रेशर जो ड्रॉप किए जाते हैं वो कितने केजी तक किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी ड्रॉप किए जाते हैं वो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ड्रॉप किया जाता है। फिर उसमें इंश्योर किया जाता है कि वहाँ पर जो लोकोमोटिव्स में प्रॉपर ड्रॉप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि ड्यूरिंग कंटिन्यूटी टेस्ट कोचिंग स्टॉक अप टू विच लिमिट बीपी प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय गार्ड। यहाँ पर बोला गया कि कोचिंग स्टॉक के अंतर्गत, इस पहले वाले प्रश्न में गुड्स स्टॉक के रिगार्डिंग पूछा गया था, यहाँ पर कोचिंग स्टॉक में सिंपली 1 kg तक ही प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर भी गार्ड के रिगार्डिंग ही पूछा गया था कि गार्ड जब कोचिंग स्टॉक के अंतर्गत जो क्वांटिटी टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर भी 1 kg का ही प्रेशर ड्रॉप किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन बाय लोको पायलट्स इन लोको हाउ मच बीपी प्रेशर इज अवेलेबल इन ब्रेक 1। यहाँ पर बोला गया जब भी इमरजेंसी कंडीशन की अगर बात करें, जब ब्रेक एप्लीकेशन करना हो लोको पायलट्स के द्वारा लोको के अंतर्गत, तो उस दौरान जो बीपी प्रेशर जो ड्रॉप किए जाते हैं और जो ब्रेक बान के अंतर्गत जो हमारा प्रेशर अवेलेबल होगा वह यहाँ पर हमारा पूरे के पूरे 5 kg लोको के अंतर्गत ड्रॉप कर दिए जाएंगे। तो उस दौरान जो हमारा ब्रेक बान में जो प्रेशर होगा केवल और केवल 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर जो सिनेरियो बनाया गया है वो केवल और केवल इमरजेंसी कंडीशंस के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर इशू टू क्लोज सर्किट रैक फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो क्लोज सर्किट रैक के लिए जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो मिनिमम ब्रेक पावर इशू किया जाता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर ओरिजिनेटिंग स्टेशन है और क्लोज सर्किट के रैक में केस में पूछा गया है। तो सीसी रैक के केस में अगर बात करें तो 100% ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर होना चाहिए और इन रूट में मिनिमम 90% ब्रेक पावर होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमसे ओरिजिनेटिंग स्टेशन में पूछा गया था तो 100% इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम रेक्स बीपीसी। यानी यहाँ पर प्रीमियम रेक की बीपीसी के लिए जो वैधता होता है वो कितना होता है। तो प्रीमियम रेक की अगर बात करें हम तो इस केस में इनकी जो वैलिडिटी होता है वो पहले 12+3 डेज था, उससे ग्रेस बढ़ाकर और 12+5 डेज कर दिया गया। चूँकि यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं वो ओल्ड ट्रेंड के हिसाब से पूछे गए हैं, तो यहाँ पर 12+3 डेज होगा, जिसमें 12 डेज में मल्टीपल लोडिंग के लिए अवेलेबल होता है और जो एक्स्ट्रा जो 3 या 5 डेज दिया जाता है वह लोडेड कंडीशंस में ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि वह उसको अनलोडिंग करवाकर पुनः एग्जामिनेशन पॉइंट्स पर प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस केस में अगर बात करें हम तो प्रीमियम के केस में जो ब्रेक पावर होना चाहिए वह ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 95% मिनिमम होना चाहिए। और इस केस में जो बीपीसी का कलर होता है वह ग्रीन कलर्स में बीपीसी इशू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मेल और एक्सप्रेस एलएचबी कोच ट्रेन होज राउंड ट्रिप किलोमीटर डिस्टेंस इज मोर देन 4000 किलोमीटर्स
बीपीसी टू दैट ट्रेन विल बी। यहाँ पर बोला गया है कि जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन जो होते हैं हमारे, उनमें एलएचबी कोच का रेक अगर लगा हो, बना हो, तो उस केस में अगर उसका जो राउंड ट्रिप है वो 4000 यानी 4000 किलोमीटर से अगर ज़्यादा हो, तो इस केस में जो बीपीसी दिया जाना चाहिए ट्रेन की, वो दोनों एंड पर दिया जाना चाहिए अगर वो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा अगर उसका राउंड ट्रिप होता है। तो यहाँ पर इशू बाई प्राइमरी डिपो एंड सेकेंडरी डिपो बिफोर डिपार्चर, यानी डिपार्चर होने से पहले दोनों एंड पर बीपीसी दिया जाना चाहिए अगर एलएचबी कोच का रेक हो और 4000 किलोमीटर से ज़्यादा अगर राउंड ट्रिप होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें हम आईसीएफ कोच में अगर 3500 किलोमीटर्स का राउंड ट्रिप अगर होता है, इसके 3500 किलोमीटर से अधिक मोर देन, तो इस केस में भी दोनों एंड पर जो बीपीसी देना जाना अनिवार्य है, जब वह डिपार्चर से पहले यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है आईसीएफ कोचेज के केस में, जिसके लिए 3500 किलोमीटर से ज़्यादा राउंड ट्रिप होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मेल एक और एक्सप्रेस आईसीएफ कोच ट्रेन होज राउंड ट्रिप किलोमीटर और डिस्टेंस अप टू 3500 किलोमीटर, बीपीसी टू दैट ट्रेन विल बी। यहाँ पर पिछले वाले प्रश्न में जो पूछा गया था वो पूछे गए थे कि जो राउंड ट्रिप होगा वो मोर देन 3500 किलोमीटर्स या 4000 किलोमीटर्स जो होगा, उस केस में यहाँ पर पूछा गया था कि उससे एभव, लिमिट से एभव करता है तो दोनों एंड पर हमारा बीपीसी दिया जाता है बिफोर डिपार्चर। लेकिन यहाँ पर अगर आईसीएफ कोच का रेक हो और केवल 3500 किलोमीटर तक ही चले, तो इस केस में केवल और केवल हम प्राइमरी डिपो के द्वारा ही बीपीसी जारी किया जाएगा, अदर एंड पर केवल और केवल कंटिन्यूटी किए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं एलएचबी केस में भी अगर अप टू 4000 किलोमीटर अगर होता है, तो इस केस में भी केवल और केवल प्राइमरी डिपो पर ही बीपीसी इशू किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में ही उसी प्रश्न का जिक्र किया गया है, अप टू 4000 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इशू बाई प्राइमरी डिपो ओनली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग फॉलोइंग सिचुएशंस जीडीआर शुड बी कैरिड आउट। यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित जो कंडीशंस है, किस कंडीशंस के दौरान जीडीआर बनाया जाना चाहिए। तो जीडीआर का नाम अभी बात करें हम तो टीएमएलपी रिपोर्ट कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करें तो जो जीडीआर बनाया जाता है या टीएमएलपी रिपोर्ट जो बनाया जाता है, जिसे हम ट्रेन मैनेजर लोको पायलट रिपोर्ट्स बोलते हैं। तो इस केस में यह देखा जाता है कि हमारा नॉन टीएक्सआर पॉइंट होना चाहिए, साथ ही साथ अगर उसकी अगर लोडिंग हो या अनलोडिंग हो, या इसके अलावा जो होता है अगर जो हमारा नॉन टीएक्सआर पॉइंट्स या जो, तो उस केस में जो हमारा 24 आवर से ज़्यादा अगर लोड स्टेबल रहता है, तो उस केस में भी इसका बीपीसी इनवैलिड हो जाते हैं। तो बीपीसी इनवैलिड कंडीशन शो या बिफोर लोडिंग या आफ्टर लोडिंग, दोनों कंडीशन में जो हमारा जीडीआर बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो आफ्टर लोडिंग ट्रेन्स, आफ्टर अनलोडिंग ट्रेन्स और बिफोर क्लियरिंग मोर देन 24 आवर्स स्टेबल लोड्स, तीनों कंडीशंस में हमारा ट्रेन मैनेजर रिपोर्ट्स बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ऑल इज ट्रू इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें जो टीएमएलपी रिपोर्ट जो बनाया जाता है वो 3 कॉपीज में बनाए जाते हैं, जिसमें लोको पायलट का साइंस, साथ ही साथ जो हमारा ट्रेन मैनेजर्स होते हैं उसका साइन, और जो यार्ड मास्टर हो या जो स्टेशन मास्टर हो, तीनों को साइन प्रत्येक कॉपी पर होना चाहिए और एक एक कॉपी प्रत्येक के पास रखा जाता है आफ्टर जीडीआर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच बोगी इज प्रोवाइडेड इन वैगन्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा बोगी प्रोवाइडेड होता है वैगन्स के अंतर्गत। तो वैगन के अंतर्गत करेंटली अगर बात करें तो मोस्टली जो हमारा बोगी होता है वो कैसना बोगी होता है, जिसका अलग अलग वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच बियरिंग इज प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में किस प्रकार का बियरिंग प्रोवाइड होते हैं। तो इसमें जो बियरिंग प्रोवाइड होते हैं वह सिंपली कार्टेज टाइप रोलर बियरिंग होता है, यानी CTRB प्रोवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच बोगी इज प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों के अंतर्गत किस प्रकार के बोगी प्रोवाइडेड होते हैं। तो एलएचबी कोच में जो बोगी प्रोवाइडेड होते हैं वो फिएट बोगी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो विच टाइप ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन में बी फिटेड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच के अंतर्गत किस प्रकार के सेकेंडरी सस्पेंशन फिटेड होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है वहाँ पर या तो हेलिकल कॉइल स्प्रिंग प्रोवाइडेड होगा या ईयर स्प्रिंग प्रोवाइडेड होगा। तो यहाँ पर केवल 1 और 3 करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऐसा दिया गया है 1 and 3 इज ट्रू। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ BBZI ब्रेक वान। BBZI ब्रेक वान जो होता है जो कि जिसमें 2 ICF ट्रॉली लगे होते हैं, इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 kmph होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 kmph। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच के केस में जो मैक्सिमम स्पीड रखा गया है वो 160 kmph रखा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 160 kmph। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यू टू डिफेक्ट्स इन विच बोगी पार्ट्स हॉट एक्सल पैलेस। यहाँ पर बोला गया कि जो बोगी के किस पार्ट्स में डिफेक्ट्स होने के कारण जो हॉट एक्सल की घटना होता है। तो हॉट एक्सल की घटना की अगर बात करें हम तो यह मेनली जो होता है वह बियरिंग फेलियर के कारण होता है। जब भी बियरिंग फेलियर होता है तो उस दौरान हमारा एक्सल का मूवमेंट हमारा नहीं हो पाता है, जिससे हमारा हॉट एक्सल जो है वह बियरिंग के अंतर्गत होने की संभावना रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बियरिंग फेलियर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेंथ ऑफ एलएचबी कोच इज हाउ मच मोर देन ICF कोचेज। यानी जो एलएचबी कोचेज का जो लंबाई है वह ICF के मुकाबले कितना ज़्यादा है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो एलएचबी जो है वो ग्रेटर देन है 2.2 मीटर्स ICF कोच के मुकाबले में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच का जो फुल फॉर्म होता है वह लिंक हॉफमैन बुश होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंक हॉफमैन बुश। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डिकोड WGSCN। WGSCN का जो डिकोड करना है कि क्या यहाँ से निकल कर आएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम देखेंगे कि W जो होता है वह सिंपली हमारा वेजिटेबल को डिनोट करता है। GS जो होता है वह सिंपली जो हमारा सेल्फ जनरेशन सेकेंड क्लास जो होता है उसको यह इंडिकेट करता है। वहीं बात करें जो CN जो होता है वह 3 टियर स्लीपर कोच को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह वेजिटेबल सेल्फ जनरेशन सेकेंड क्लास 3 टियर स्लीपर कोच इसका डिकोड फॉर्म में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है GSLRD दिया गया है। तो GS का यहाँ पर सिर्फ मतलब होगा सेल्फ जनरेशन सेकेंड क्लास होता है। L का मतलब यहाँ पर लगेज हो जाएगा और RD जो होता है वो सिंपली हमारा जो ब्रेक वान डिसेबल्ड जो कोच होते हैं इसके लिए यह कोड दिया जाता है GSLRD। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी
सेल्फ जनरेशन सेकेंड क्लास लगेज ब्रेक बान डिसेबल्ड कोच इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डिकोड LWLRRM। तो यहाँ पर सिंपली जो L जो डिनोट किया जाता है वो LHB कोचेज के लिए किया जाता है। W का मतलब यहाँ पर वेस्टिबुल हो जाएगा, जबकि L जो होता है वो लगेज के लिए इंडिकेट किया जाता है, और RRM जो होता है वह ब्रेक बान पावर कार के लिए यूज किया जाता है। यानी जो LHB वेस्टिबुल लगेज ब्रेक बान पावर कार इसका सही डिकोड फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डिकोड WCB। WCB को डिकोड करना है कि क्या यहाँ पर आएगा। तो W यहाँ पर सिंपली वेस्टिबुल हो जाएगा, और CB जो यूज किया जाता है वह पेंट्री कार के लिए किया जाता है, यानी वेस्टिबुल पेंट्री कार इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। डिकोड NMG। NMG जो होता है, NMG जो रेक होते हैं या जो कोचेज या गुड्स होते हैं, यहाँ पर N का मतलब होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स होता है। जितने भी हमारे कोचेज हो चाहे ICF या LHB रेक्स को, वो जो उसकी अपने जो सर्विस लिमिट है नॉर्मल पैसेंजर्स के यूज के लिए, वहाँ से अगर वो क्रॉस करता है तो उसको मॉडिफाई करके हम गुड्स में इसको यूज में लेते हैं, फिर इसका नाम NMG कर दिया जाता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स के तौर पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं डिकोड BTPN। BTPN को यहाँ पर डिकोड करना है कि क्या आएगा। तो BTPN का सिंपली मतलब होगा बोगी टैंक पेट्रोलियम विथ एयर न्यूमेटिक जो ब्रेक सिस्टम होते हैं, इसके लिए वो आइडेंटिफाई किया जाता है। जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो यहाँ पर नहीं होगा। सेकेंड नंबर पेट्रोलियम की रिगार्डिंग दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन है वो इस जो होता है वह BTPGLN के लिए यह कोड दिया गया है, जबकि जो BTPN का फुल फॉर्म होता है वो बोगी टैंक वैगन पेट्रोलियम फिटेड विथ न्यूमेटिक ब्रेक्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हाउ ब्रेक बाइंडिंग इन अ व्हीकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड। यानी यहाँ पर बोला कि जो ब्रेक बाइंडिंग है व्हीकल्स के अंतर्गत कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यह सिंपली जब हमारा ब्रेक बाइंडिंगर होगा तो हमारा जो व्हील होगा वह स्किड होकर मूवमेंट करेगा, यानी व्हील स्किडिंग की हम देखकर हम यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस कोच या वैगन्स के अंतर्गत हमारा ब्रेक बाइंडिंग की समस्या है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्हील स्किडिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ ट्रेन पार्टिंग इन अ व्हीकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड। यानी यहाँ पर जो ट्रेन पार्टिंग्स होते हैं उसको गार्ड या लोको पायलट के द्वारा कैसे आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। तो जब भी उनका जो लोको गेज जो होता है, लोको के अंतर्गत BP गेज, उनमें पहले वहाँ पर 5 kg का प्रेशर होता है, जबकि ब्रेक मान के अंतर्गत बात करें तो 4.8 कोचिंग के केस में और गुड्स में 4.7 मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी ट्रेन पार्टिंग होता है तो हमारा एयर हॉज पाइप एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इस दौरान जो हमारा प्रेशर है वो ड्रॉप होकर जीरो हो जाता है। तो जब भी BP प्रेशर ड्रॉप होकर जीरो हो जाए लोको के अंतर्गत, तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है ट्रेन पार्टिंग मोस्टली हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICF। ICF का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ICF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यह पेराम्बूर चेन्नई के अंतर्गत सिचुएटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर जितने भी वंदे भारत के रेक्स है यहाँ पर पहली बार तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WSP। WSP का फुल फॉर्म क्या है। तो WSP का सिंपली फुल फॉर्म होता है व्हील्स लाइट प्रोटेक्शन, जो कि इमरजेंसी कंडीशन या सर्विस एप्लीकेशन
या व्हील को स्किड होने से बचाने का काम यह WSP डिवाइस करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। WSP डिवाइस के अंतर्गत मेनली जो हमारा फोनिक व्हील्स, स्पीड सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर, प्रेशर स्विच और डंप वाल्व जैसे पार्ट्स होते हैं जिनकी मदद से व्हील को स्किड होने से बचाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSD। LSD का फुल फॉर्म होता है लोड सेंसिंग डिवाइस। यह मोस्टली जो होता है हमारा BLC हो या जो हमारा बॉबियन या जो बॉवारन वैगन्स जो होते हैं उनके अंतर्गत लोड को सेंस करने के लिए यह LSD डिवाइस लगा होता है, जिसके माध्यम से हमारा ब्रेक सिलेंडर से जो प्रेशर हो पहुंचता है वो लोडेड के अनुसार लोडेड कंडीशंस में, और जो प्रेशर हमारा एम्प्टी कंडीशन में हो तो उसी प्रकार से हमारा प्रेशर एम्प्टी कंडीशन के अंतर्गत भेजे जाते हैं। तो इसकी अगर बात करें हम BLC के अंतर्गत मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रत्येक बोगी के ऊपर यानी 2 LSD प्रत्येक BLC कार के अंतर्गत लगे होते हैं, यानी प्रत्येक बोगी के अंतर्गत 1 की संख्या में, प्रत्येक BLC कार में 2 की संख्या में LSD लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAB। SAB का फुल फॉर्म होता है स्लैक एग्जिस्टर बैरल। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारा A डायमेंशन और E डायमेंशन, जिनको एडजस्ट करके हम प्रॉपर गाड़ी को रिलीज कर सकते हैं या आसानी पूर्वक हम उसको गाड़ी को मूवमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो स्लैक एग्जिस्टर बैरल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फुल फॉर्म ऑफ DB पूछा गया है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, AR का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ऑक्सिलरी रिजर्वायर इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न CR के लिए है, तो कंट्रोल रिजर्वायर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ फीड पाइप पाम एंड हेड इन कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक के अंतर्गत जो फीड पाइप का जो पाम एंड का कलर होता है वो कौन सा होता है। तो फीड FP के अंतर्गत जो कलर कोड होता है वह वाइट कलर यूज किया जाता है पाम एंड पर, जबकि BP के अंतर्गत जो ब्रेक पाइप्स होते हैं उसके लिए ग्रीन कलर्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर BP के रिगार्डिंग पूछा गया था, FP के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर वाइट कलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो पूछे गए हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBC। CBC का फुल फॉर्म होता है सेंटर बफर कपलर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फीबा डिवाइस इज रिलेटेड टू व्हाट। जो फीबा होता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक अप्लीसन डिवाइस होता है। जब भी एयर स्प्रिंग में फेलियर होता है तो पूरे गाड़ी में यह ब्रेक्स लगा देते हैं, तो यही फीबा डिवाइस का वर्किंग फंक्शंस होता है। तो यहाँ पर फेलियर ऑफ एयर स्प्रिंग से रिलेटेड है फीबा डिवाइस। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERT एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। और ARME के केस में जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन होते हैं वो दोनों केस में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ART के लिए केवल पूछा गया था, तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन यहाँ पर ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड इलास्टोमेरिक पैड्स। इलास्टोमेरिक पैड जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EM पैड बोलते हैं, इनके लिए बोला गया कि क्या उद्देश्य है इसको यूज करने का। तो सिंपली इसको यूज किया जाता है प्राइमरी सस्पेंशन के तौर पर गुड्स स्टॉक के अंतर्गत, जिससे जो हमारा व्हील फ्लैंज के जो हिसाब है उसको कम किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A टू रिड्यूस व्हील फ्लैंज वियर EM पैड इज यूज्ड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDSO। RDSO का फुल फॉर्म क्या है। तो RDSO का फुल फॉर्म की अगर बात करें हम तो यह रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी अगर बात करें हेडक्वार्टर का तो यह लखनऊ के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। जितने भी भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो रेलवे से रिलेटेड जितने भी मॉडिफिकेशंस वगैरह होते हैं या टेक्निकल टर्म्स वगैरह वो सारे के सारे RDSO के द्वारा
देखा जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन कम्प्लीमेंट्री पासेज। कम्प्लीमेंट्री पासेज के अंतर्गत कितने डिपेंडेंट यानी आश्रित अलाउ है वो यहाँ पर पूछा गया है। चाहे वो वर्किंग पीरियड में हो या रिटायर्ड पीरियड में, दोनों केसेस में डिपेंडेंट्स जो होते हैं वो केवल और केवल मैक्सिमम 2 तक ही अलाउ होते हैं एक पास के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीएफ। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इनकी जिम्मेदारी होती है कि जितने भी रेलवे की प्रॉपर्टीज हैं उनको सेफली इनको बनाए रखे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप लोकेटेड। यानी भारत का पहला जो रेलवे वर्कशॉप है वो कहाँ स्थित है, तो वह सिंपली जमालपुर जो वर्कशॉप है वह भारत की पहला रेलवे वर्कशॉप है, जिनकी अगर बात करें तो यह मेनली 8 फरवरी 1862 में ब्रिटिश के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवे। यानी जो भारतीय रेलवे का जो शुभंकर या जो मैस्कॉट्स बोलते हैं वो क्या है, तो वह भुल्लू इन द शेप ऑफ एलिफेंट्स जो होगा वह मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवे है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू बिलो एज ग्रुप आर चार्ज हाफ टिकट। यानी भारतीय रेलवे में जो हाफ चार्ज टिकट के जो प्रावधान है वह कितने से कितने एज के बीच प्रोवाइड किया गया है, तो यह सिंपली जो 5 से लेकर 12 ईयर्स तक के जो चाइल्ड होते हैं उनके इसमें हाफ टिकट का प्रावधान है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन रखे गए हैं कि अगर उसके लिए अगर बर्थ अलॉट नहीं किया जाता है फिर भी वो जर्नी कर रहा हो तो उस केस में उसे हाफ टिकट अलाउ किया जाता है। लेकिन अगर कंफर्म अगर उसे बर्थ अलाउ कर दिया गया, अलॉट कर दिया गया हो, तो उस केस में उसे फुल पेयर ही लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, पीएनआर स्टैंड्स फॉर। यानी जो पीएनआर का होता है इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग ऑफ एलएचबी कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ्स। यानी जो एलएचबी कोचों का जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग यानी पीओज किया जाता है वो कितने अंतराल पर किए जाते हैं, तो यह सिंपली 36 मंथ के अंतराल पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन ऑफ SWTR। यानी SWTR से आप क्या समझते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली जब भी हमारा जो वैगन्स होते हैं वो हमारा या तो ROH में होने के लिए गया हो या POH के लिए जाता है, तो उस दौरान जब भी हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं उस पार्टिकुलर वैगन्स का, वो हम सिंगल वैगन टेस्ट रिग के माध्यम से करते हैं, जिससे हमारा अलग अलग जो सेंसिटिविटी टेस्ट या इनसेंसिटिविटी टेस्ट वगैरह जो कंडक्ट करवाते हैं वो इसी SWTR के माध्यम से हम कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वह सिंगल वैगन टेस्ट रिग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर डैश यूनिट कार ए। यानी यहाँ पर बोला गया, जो हम सिंपली जानते हैं कि 1 यूनिट के अंतर्गत हमारा 5 कार्स होते हैं, जो कि आप यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं कि दोनों एंड पर आपका ए कार होता है, बीच के जो 3 कार्स होते हैं वो बी कार्स के अंतर्गत आते हैं 1 यूनिट के अंतर्गत। और यहाँ पर हमसे 1 यूनिट में केवल कार एक का कितना नंबर्स में होते हैं, तो दोनों एंड पर हमारा 1 की संख्या होगा, यानी टोटल 2 की संख्या में कार 1 यूनिट के अंतर्गत मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा
वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, साइड बेयर वाइल लेवल इन आईसीएफ कोच इज चेक्ड एट द इंटरवल ऑफ, यानी जो आईसीएफ कोचों में जो साइड बेयरर्स का वाइल लेवल्स का अंतराल होता है चेक करने का, वह 1 मंथ के अंतराल पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ डंप वाल्व इन 1 एलएचबी कोचेज, यानी एक एलएचबी कोचे को अंतर्गत जो डंप वाल्व का नंबर्स होते हैं वो क्या कितने संख्या में होते हैं। डंप वाल्व को हम एंटी स्किड वाल्व के नाम से भी जानते हैं। इनका काम होता है कि जब भी हमारा एक दूसरे एक्सल्स में अगर जो स्पीड में जो डिफरेंसेस आते हैं तो उनको माइक्रो प्रोसेसर्स को स्पीड सेंसर के माध्यम से पहुंचाया जाता है। फिर माइक्रो प्रोसेसर अपना रिस्पॉन्स डंप वाल्व यानी एंटी स्किड वाल्व को देता है। उसी अनुसार प्रेशर को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, या डंप वाल्व्स इसको ब्रेक सिलेंडर को रेगुलेट करने का काम करता है। इसकी प्रत्येक एक्सल पर जो हमारा एक की संख्या में हमारा लगा होता है, जिससे दोनों ब्रेक सिलेंडर जो एक एक्सल के होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। तो इस प्रकार टोटल 4 एक्सल्स होते हैं, तो 4 की संख्या में हमारा डंप वाल्व प्रत्येक कोचेज के अंतर्गत होंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, लेंथ ऑफ आईसीएफ कोच इज डैश एमएम, यानी जो आईसीएफ कोचेज का जो लेंथ होता है वो कितने एमएम का होता है। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो लेंथ अवर बॉडी जो होगा आईसीएफ कोचेज का वह 21,337 mm होता है। जबकि अगर बात करें लेंथ अवर वफर का, तो इस केस में जो आईसीएफ कोचेज की जो लेंथ होगा वह 22,297 mm होते हैं। चूँकि प्रश्न में यह मेंशन नहीं किया गया है कि किस केस में यह लेंथ पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर चले तो जो नियर बाई जो 22,996 है वह नियर बाई 997 के है, जो कि लेंथ अवर बफर के रिगार्डिंग में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल्स, जो 8वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत, इसमें कौन से भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि जो 8वीं अनुसूची है हमारा, इसमें वर्तमान में 22 भाषाओं को इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें जो हमारा इंग्लिश यानी जो अंग्रेजी लैंग्वेज है इनको शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच रीजन डज पंजाब फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के आधार पर जो पंजाब स्टेट्स जो है वो किस रीजन्स के अंतर्गत आते हैं। तो पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जो 3 स्टेट्स जो होते हैं वह रीजन बी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ख रीजन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इन विच स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 डज नॉट अप्लाई, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो 1976 के अंतर्गत लाया गया था वो कौन से स्टेट के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। तो भारत में केवल एकमात्र जो राज्य है तमिलनाडु, यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 अप्लाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज एनुअल राजभाषा प्रोग्राम, यानी राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यह सिंपली जो एनुअली जो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है वो होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, व्हेन डिड हिंदी वाज एडॉप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के संघ का जो राजभाषा के तौर पर जो हिंदी को स्वीकार किया गया था वो कब स्वीकार किया गया था। तो यह सिंपली 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष जो 14 सितंबर आते हैं तो हम राष्ट्रीय हिंदी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे हिंदी एडवाइजरी कमेटी, यानी जो रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। क्योंकि जो जितने भी जो हिंदी एडवाइजरी कमेटी होते हैं प्रत्येक मिनिस्ट्री के अंतर्गत, वह सिंपली उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो है वह रेलवे के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो रेल मिनिस्टर ही जो होंगे चेयरमैन हिंदी एडवाइजरी कमेटी के रेलवे के अंतर्गत होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो रेल मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच लैंग्वेज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स शुड हैव रबर स्टैंप्स एंड मेटल सील्स। जो जितने भी हमारे केंद्रीय सरकारी कार्यालय में जो स्टैंप्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, चाहे वो मेटल सील्स हो या जो रबर स्टैंप्स हो, उस जो गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंतर्गत वो बाइलिंगुअल बनाया जाना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश फॉर्मेट्स में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज के रिगार्डिंग बोला गया था, तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज यानी बाइलिंगुअल का ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन बीच लैंग्वेज इट इज कंपल्सरी टू रिप्लाई टू द लेटर रिसीव्ड इन हिंदी, यानी हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी कोई लेटर्स वगैरह जो हिंदी में रिसीव्ड हो रहा हो, तो यह जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो लाया गया था 1976 का, इसमें बताया गया था जो रूल नंबर 5 के अंतर्गत बताया गया था कि जितने भी लेटर्स अगर हिंदी में रिसीव होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो इसको कंपलसरी है कि उसको जब रिप्लाई हम हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ओनली इन हिंदी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इंडिया इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स, यानी जो राजभाषा के आधार पर जो इंडिया को डिवाइड किया गया वो कितने क्षेत्रों में किया गया है। तो यह 3 क्षेत्र जो है वह ए, बी और सी रीजन्स में डिवाइड किया गया है एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी पखवाड़ा इज फ्रॉम, यानी जो हिंदी पखवाड़ा कब से कब तक होता है। तो सिंपली जो हिंदी पखवाड़ा होता है वह 14 से लेकर 28 सितंबर तक प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया ईयर में यहाँ पर बताना है कि भारत में पहली बार कब ट्रेन चलाया गया था। तो अगर बात करें यहाँ पर पहली बार ट्रेन का, तो यह सिंपली 16 अप्रैल यानी 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारत के अंतर्गत ट्रेन को रन किया गया था, जो कि बोरी बंदर से लेकर थाने के बीच यह रन किए गए थे, जिसका डिस्टेंस जो था वह 34 किलोमीटर्स था। और यह जो चलाया गया था वो लॉर्ड डलहौजी जो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उसके दौरान यह पहली बार ट्रेन को रन किया गया था। इसी कारण लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज सिचुएटेड एट, यानी जो NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो हेड क्वार्टर है वह गोरखपुर के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन कोचिंग ट्रेन्स ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज चार्ज टू, यानी जो कोचिंग ट्रेन के अंतर्गत जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर होते हैं उनको चार्ज किया जाता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर के द्वारा, क्योंकि जो फिट पाइप्स होते हैं वो हमारा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द मैक्सिमम LAP कैन बी एक्यूमुलेटेड इन इंटायर सर्विस ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज, यानी जो संपूर्ण यानी पूरे सर्विस काल में जो रेलवे कर्मचारी द्वारा मैक्सिमम कितने नंबर्स में लीव ऑन एवरेज पे को
एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो संख्या है वो 300 प्लस 15 डेज तक ही वो पूरे सर्विस काल में LEP को वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ PNM एट डिविजनल लेवल। यहाँ पर सिंपली पहले यह पूछा गया कि जो चेयरपर्सन जो डिवीजन लेवल पर होते हैं PNM का, वो कौन होते हैं। PNM के यहाँ पर बात करें तो यह परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है, जो कि जिसका उद्देश्य होता है कि जो कर्मचारी और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं इनके बीच जो कोर्डियल रिलेशंस है उनको यह मेंटेन करने का काम PNM के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें अगर बात करें डिवीजन लेवल पर जो चेयरपर्सन होते हैं वह सिंपली DRM यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं, और इनके लिए जो सेक्रेटरी रखा जाता है वह सीनियर DPO होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, DRM। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सेंटर पिवेट पिन डज नॉट ट्रांसमिट्स एनी, यानी जो सेंटर पिवेट पिन होते हैं वह तो क्या ट्रांसमिट नहीं करते हैं। प्रश्न के अंतर्गत नॉट पूछा गया है, तो वह हॉरिजॉन्टल लोड को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रैक्टिव फोर्स को भी करते हैं, ब्रेकिंग फोर्स को भी करते हैं, लेकिन जो हमारा वर्टिकल फोर्सेज होता है वो सेंटर पिवेट के द्वारा ट्रांसमिट नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द प्रेशर ऑफ एयर इन द फीड पाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम इज, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो प्रेशर होता है एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत फीड पाइप का वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेड क्लिफ लाइंस, यानी रेड क्लिफ लाइंस के द्वारा कौन से दो देशों को डिवाइड किया गया है। तो जो रेड क्लिफ लाइन बनाया गया था वो इंडिया एवं पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर्स बनाए गए हैं वह रेड क्लिफ लाइन के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन्स बनाए गए हैं उसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच, तो इनके बीच भी जो पूर्वांचल जो लाइन्स है, जो जिसे हम ऑपरेटिंग जीरो लाइन्स के तौर पर जानते हैं, वो भारत और बांग्लादेश के तौर पर बनाया गया इनके बीच। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं वह विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा बांध कहां पर है, कौन सा है। तो यह सिंपली जो हमारा हाईएस्ट डैम है वह टिहरी डैम है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यह सिंपली भागीरथी नदी जो है वह उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। यही इसी रिवर के ऊपर टिहरी डैम को बनाया गया है, जिसकी अगर बात करें हाइट का तो यह सिंपली 261 मीटर इसका हाइट है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट का जो कंचनजंगा वाले जो पार्ट्स आते हैं, जो कि हमारा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर्स के पास में है, सिचुएटेड है। ईस्टर्न ही जो हिमालयज के जो हमारा है वहाँ पर यह सिचुएटेड है, जिसे हम कंचनजंगा के तौर पर जानते हैं K2 के नाम से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यह प्रश्न जो है हाईएस्ट पॉइंट है वो केवल और केवल इंडिया के लिए पूछा गया था, नहीं कि वो वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए पूछा गया हो। यह बात करें कंचनजंगा की हाइट्स की तो यह 8,598 मीटर फ्रॉम सी लेवल इसका हाइट है, जो कि भारत के अंतर्गत सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यू व्हील LHV का नए चक्कों का व्यास कितना होता है। तो यह 915 mm होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन LHV कोच 75 लीटर्स टैंक्स इज यूज्ड फॉर, यानी जो LHV कोचों के अंतर्गत जो 75 लीटर्स का रिजर्वायर टैंक यूज किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं। तो वो टॉयलेट पर्पस के लिए किए जाते हैं।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इन्वायरमेंट डे, वह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इंक्वायरी ऑफ कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंटल इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इज डन बाय। जब भी कोचिंग स्टॉक का इंक्वायरी करना हो जिसमें ह्यूमन लाइफ्स इन्वॉल्व हो एक्सीडेंट के अंतर्गत, तो इसका इंक्वायरी CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो CRS जो आते हैं कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत यह आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हाउ इज द वेट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन ICF कोचेज, यानी जो ICF कोच में जो ट्रॉली पर बॉडी का वजन यानी वेट कैसे ट्रांसफर्ड होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह सिंपली साइड बैरियर के माध्यम से होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक पाइप प्रेशर इज 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BP पाइप्स का जो प्रेशर होता है वह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हील गेज डिस्टेंस बिटवीन 2 व्हील्स इज, यानी जो व्हील गेज हम बोलते हैं जो कि हमारा 2 व्हील्स के बीच एक ही एक्सल पर जो डिस्टेंसेज होते हैं हमारा वह व्हील गेज के तौर पर जानते हैं। और यह जो होता है वह 1600 + 2 - 1 mm के रेंज में व्हील गेज होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक्सल इज चेक्ड बाय, यानी जो एक्सल को चेक किया जाता है वह UST यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। जो भी हमारा इंटरनल फॉल्ट जो होते हैं एक्सल के ऊपर उसको आइडेंटिफाई UST के माध्यम से किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है CMPE का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो CMPE की अगर बात करें हम चीफ मोटिव पावर इंजीनियर होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवे, यानी फादर ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे का फादर किसे जाना जाता है। तो वह सिंपली जो लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है, जिनका कार्यकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक वह भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। तो यह इनके दौरान ही 16 अप्रैल 1853 को भारत के अंतर्गत पहली बार ट्रेन को रन करवाया गया था। तो इसी कारण इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवे के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है द एक्सल लोड ऑफ AC कोचेज, AC कोचेज का जो एक्सल लोड होता है वह 16.25 टन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं इन कोचेज BP मीन्स, BP का मतलब होता है ब्रेक पाइप सिंपली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द कलर रिकमेंडेड फॉर BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर क्लोज सर्किट रैक। क्लोज सर्किट रैक के लिए जो BPC का कलर कोड रिकमेंड किया गया है वह येलो कलर है। प्रीमियम के लिए अगर बात करें तो प्रीमियम के लिए ग्रीन कलर यूज किया जाता है और एंड टू एंड यानी इंटेंसिव के लिए हम वाइट कलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि CC रैक के केस में BPC का कलर कोड रिकमेंडेड है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी इज, जो न्यू बिल्ट जो बॉक्सन वैगन होते हैं इनका पहला पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो किया जाता है वह 6 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट 10 kg वेट। जो अलार्म चेन की टेस्टिंग जो किया जाता है वो 8 to 10 kg वेट से किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द कलर ऑफ बीपीसी प्रीमियम रेक के लिए हम ग्रीन कलर का पेपर का यूज करते हैं बीपीसी के तौर पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द गेज ऑफ इंडियन रेलवे ब्रॉड गेज। यानी जो भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो ब्रॉड गेज यूज किया जाता है, इनका रेंज कितना होता है गेज का, तो वह 1676 mm होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा हम बात करें जो 1000 mm होते हैं, वो हमारा मीटर गेज होता है। वही 610 हो या 762 वाले जो mm के जो हमारा ट्रैक गेज होते हैं, वो हमारा नैरो गेज के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आईसीएफ और आरसीएफ एसी कोचेज हैज डैश नंबर ऑफ इमरजेंसी एग्जिट विंडो। यानी जो आईसीएफ और आरसीएफ एसी कोचेज के अंतर्गत 4 की संख्या में प्रत्येक कोच में इमरजेंसी विंडो लगे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सिंगल पाइप सिस्टम वर्क एट डैश प्रेशर। जो सिंगल पाइप सिस्टम होता है वो सिंपली हमारा गुड्स स्टॉक में यूज में लिया जाता है, या सिंपली हमारा ब्रेक पाइप यानी बीपी प्रेशर पर रन किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।